हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के एक पार्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें सॉलिड की तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। अब ये दो पार्ट कैसे हुए? तो हमें मालूम है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट होता है बाय द नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर वो एटम्स रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में अरेंज है तो वो सॉलिड हमारा कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर वो आपका इरेगुलर मेथड में है, रैंडमली कहीं पर भी है, तो हमारा कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो हमारा जो सॉलिड स्टेट का मेन पार्ट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा उसका स्ट्रक्चर, तो हमारा आज पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की जब भी बात आती है तो सबसे पहले, जैसे मैं एग्जांपल कर रहा हूं कि अगर हमें अपना घर बनाना हुआ तो घर बनाना हुआ तो हमें घर का एक स्ट्रक्चर, एक नक्शा बनता है। स्कूल खोलना हुआ, स्कूल का अपना एक नक्शा होगा। जैसा भी, जैसे आप मुझे बिल्डिंग का खाली नाम बताएंगे आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाती है कि ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, ये घर है, ये शॉपिंग मॉल है। उस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर कहा जाए कि व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो आपको मालूम है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्पेस। सबसे पहले आपको क्या लेनी होती है? जमीन। और वो जमीन जिस पर्पज से ले, हम कहते हैं ये हाउसिंग हमारा फील्ड है, ये कमर्शियल फील्ड है। वैसे कह रहा है क्योंकि यहां बात करने हैं लैटिस स्ट्रक्चर की, तो हमें जो स्पेस चाहिए वो स्पेस कहलाता है स्पेस लैटिस। अगर नाम पर आएंगे आप तो नाम से ही आपको दिख रहा है स्पेस लैटिस की बात, कि एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस आप 2 डायमेंशन भी और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि एक ऐसा 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। अब मैंने जैसे कहा कि घर की जमीन या दुकान की जमीन या हॉस्पिटल की जमीन, तो कैसे डिसाइड हुआ? उस जमीन पर एक नक्शा आपने डिजाइन किया, तो उस नक्शे के अकॉर्डिंग वो जमीन क्या हो गई कि ये हाउसिंग जमीन है या ये कमर्शियल पर्पज से। वैसे स्पेस ही स्पेस है, अभी हमारे पास चारों ओर स्पेस ही है। लेकिन अगर हमने इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के शर्त के हिसाब से नक्शा पॉइंट कर दिया, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा सॉलिड जो कंसिस्ट हो बाय ए रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो हमने एक स्पेस लिया और इस स्पेस में हमने यहां पर पॉइंट आउट कर दिया जो कि कह रहा है कि रेगुलर हो, पीरियोडिक मैनर्स में हो। तो यही आपका स्पेस, अब ये ब्लैंक स्पेस था, यही आपका क्या करने लगा? स्पेस लैटिस कहलाने लगा, 2 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन में भी। और ये जो पॉइंट्स हमने डिसाइड किए हैं, ये पॉइंट कहलाते हैं आपके लैटिस पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट्स। तो पहली चीज क्या हुई? हमने कहा किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहली चीज क्या हो चाहिए? स्पेस होना चाहिए। स्पेस पे जो भी स्ट्रक्चर बनाना है उसका नक्शा होना चाहिए। तो हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्पेस लैटिस की बात की। दूसरा, अब जिससे बनना है, अब घर आप ईंट से बनाना चाहते हैं, पत्थर से बनाना चाहते हैं, मार्बल्स लगाना चाहते हैं, जिस चीज की आपकी बेस हो उसका स्ट्रक्चर, जैसे मंदिर हमारा पत्थर से बन रहा है, घर हम ईंटों से बना रहे हैं, तो जिस चीज का बेस हो, वैसे कह रहा है कि इस नक्शे पे हमें प्लेस क्या करना है। तो अब कह रहा है कि क्रिस्टल तो एक सिंगल एटम का भी हो सकता है, 2 एटम का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। तो वो जो ग्रुप होता है 2 और मोर एटम्स का, जैसे सिंगल सोडियम स्ट्रक्चर बनाना हो तो केवल एक एटम हुआ, NaCl बनाना हुआ तो NaOCl का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, या उससे अधिक कोई है तो उसका कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बेसिस।
ये क्या कहलाता है? बेसिस। अब जब इसको उठाकर यहां प्लेस कर देंगे, नक्शा तैयार है, उसमें लगने वाली एक्सेसरीज तैयार है, जब उसको हम उस पर प्लेस कर देंगे तो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब इस बेसिस को अटैच कर देंगे ईच लैटिस पॉइंट ऑफ द स्पेस लैटिस, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहां पर हमने कहा हर बेस को हर पॉइंट से अटैच कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर ये हमारा क्या तैयार हो गया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जब भी आएगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करनी है तो उसमें हमें पहले स्पेस लैटिस की बात करनी होगी। लिखना क्या होगा कि ए टू आर थ्री डायमेंशनल स्पेस, ए टू आर थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें क्या है? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट दैट कंटेन नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस कहलाएगा। बेसिस क्या है? A group of two or more atoms, and when the basis attached with every lattice point of the space lattice, then the crystal structure is formed. तो ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तुम्हारा बेसिक है, व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हमने पहला जमीन ले ली, नक्शा बना लिया, नक्शा बनाकर हमने उस पर ईंट रखकर स्ट्रक्चर बना लिया। अब उस स्ट्रक्चर को जब बनाया तो अंदर क्या निकले? रूम्स निकले, रूम, एक सिंगल रूम, और इस तरीके के कई रूम बनकर पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो हमारा अगला इसमें जो मेन पार्ट है वो कहलाता है कि व्हाट इज द यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल, इसी हम अटैच करते चल रहे हैं, दो पार्ट और यूनिट सेल। अब यूनिट वर्ड जहां पर भी इसके पहले पढ़ा है आपने, फिजिक्स में हर जगह एक यूनिट होती है, चाहे मापन की यूनिट हो वो ही एक यूनिट ही कहलाती थी, या वेक्टर में यूनिट वेक्टर भी हमारा वन ही कहलाता था। वैसे यूनिट सेल है, सेल मतलब एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो हम कहते क्या है? व्हाट इज द यूनिट सेल। तो अगर यूनिट है तो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, तो कहा जाएगा कि इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है ऑफ पैरेललोपाइड। अब इसकी पहचान यूनिट सेल से कैसे हुई? तो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का एक सेल, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर था उसमें ये एक आपका क्या है? सेल। ये आपका क्या है? सेल। तो उसने कहा कि यूनिट सेल क्या है? तो यूनिट सेल कहा जाएगा the smallest volume of parallelepiped by repetition of which in all dimension a crystal structure is formed। मतलब यूनिट सेल वह छोटा से छोटा सेल है जिसको तीनों एक्सिस में अरेंज कर दे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को एक्स में, वाई में और जेड में रख दे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कहीं ईंटों का ढेर लगा हो तो एक ईंट आपकी क्या है? यूनिट सेल, और वो जो ढेर तैयार हुआ है वो क्या तैयार हो गया है? उसका स्ट्रक्चर, जो कि हमारे यहां पर क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। और चूंकि हर पॉइंट पर बेसिस है, यहां भी कह रहा है हर पॉइंट पर इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इस बेस में भी इसमें एक पार्ट होता है, कहता है अगर किसी यूनिट सेल के पास एक ही एटम है, एक तो खुद वही यूनिट और एटम भी अगर एक ही हो, तो वही यूनिट सेल हमारा क्या कहलाता है? वही कहलाता है प्रिमिटिव सेल। वो क्या कहलाएगा? प्रिमिटिव सेल कहलाएगा। मतलब अगर आया कि व्हाट इज द प्रिमिटिव सेल, दो नंबर पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिमिटिव सेल, तो हम कहते क्या है? द प्रिमिटिव सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल विच हैविंग ओनली वन एटम पर यूनिट सेल। तो ये हमारा किसको शो कर रहा है? यहां पर यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल की बात करता है। एक और बेसिक फैक्टर है, इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे अगले वीडियो पर। ये हमारा क्या है?
वो है ट्रांसलेशन वेक्टर। फिजिक्स में शुरू से मैंने बताया है, नाम में ही सब कुछ डिफिनेशन होता है। ट्रांसलेशन स्थानांतरण, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। अब उस ट्रांसलेशन के साथ वेक्टर लगा हुआ है तो हमें डायरेक्शन भी मालूम है, किधर जाना है। जैसे अभी हमने कहा कि हमें इस जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, ये तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ। लेकिन 3 किलोमीटर पूरब जाना है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर डायरेक्शन के साथ हुआ। अब यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे आपने ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है। अब ये कई बिंदु थे, ये कई पॉइंट्स हैं। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, चाहे यहां से यहां जा रहे हो, चाहे यहां से यहां जा रहे हैं, चाहे यहां जा रहे हैं, ये जो मोशन हुआ, जो ये चेंज हुआ पोजीशन में, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करता है? कर इसके वेक्टर जैसे पहले पढ़ा हुआ था हमने, किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए पहले एक यूनिट लिया करते थे। इन जनरल में हम क्या लेते थे? आई जे के। आई क्या शो करता था? द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे शो करता था अलॉन्ग वाई एक्सिस, के शो करता था अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक, तो वैसे यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम कहते हैं कि ए पे अगर दिखाना हुआ तो यूनिट हो गया आपका ए, जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो कर रहा है यूनिट को। इधर आपका क्या शो कर रहा है? बी शो कर रहा है। और थर्ड डायमेंशन में क्या शो करेगा? सी शो करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर हमने मान लिया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर है, तो हम दिखा सकते हैं। जैसे यहां से यहां गए तो आप देख रहे हैं इधर ए, इधर बी। ट्रांसलेशन क्या हो गया? इसका हो गया ए प्लस बी। ठीक, यहां से यहां गए तो हमने देखा ए और इधर क्या है? 2b। तो ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ए प्लस 2b। अच्छा, यहां से यहां आए हैं तो देख रहे हैं 1 2, इधर है 1 2 3 4, तो क्या हो गया यहां पर? 3a प्लस 4b। ये तो 2 डायमेंशन दिखा रहा है। और इन जनरल अगर लिखना हो तो इन जनरल लिखा जाता है ट्रांसलेशन वेक्टर, यहां लिख दे रहा हूं, t इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c। जहां n1 n2 n3 क्या है? इंटीजर नंबर। जैसे यहां पर क्या था? 1 1, यहां पे n1 1 2, यहां 3 4, वैसे यहां पर हमने जनरल रख दिया है n1 प्लस n1a प्लस n2b प्लस n3c। और ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतरण मोशन विथ डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है? ट्रांसलेशन वेक्टर, जिसकी हमने यहां पर बात की। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, जिसकी मदद से हम आगे पूरे स्ट्रक्चर, पूरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हम बात करेंगे। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पहला वीडियो है। इसी के साथ हम क्रम वाइज चलेंगे। बीएससी की जो एनईपी की नया सिलेबस है, उस क्रम में हम पूरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इससे जुड़े रहें। नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप में आप इसकी नोट्स पा सकते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।